नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की 100% विदाई कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गलती। नीतीश नायडू शिंदे करेंगे बाय बाय। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो आप दर्शक अब चौंकेंगे। कहते हैं ना कि बकरी का माई कब तक खैर मनाई, वही हाल है। वक्त आ गया नजदीक, अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो अनाप शनाप कार्य भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी मंत्रिमंडल के जरिए जो बयानबाजियां की जा रही हैं या फिर जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वह कहते हैं ना बौखलाहट में क्या होता है, सोने को हाथ लगाइए तो मिट्टी हो जाता है जब वक्त बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को काट रहा है। अब बड़बोलापन कभी कभी काम नहीं आता। अब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, जो अपने आप को नेता कहता था, राहुल गांधी सहित 25 सांसदों को घर में घुसकर गोली मारने की बात कर दी। चर्चा का विषय बन गया। पूरे देश में लोग थूकने लगे कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के जिस तरह से यह अभद्रता दिखाई गई, और दुर्भाग्य है यह भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी। यह सारा चीज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर हुआ था, यानी कि कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम कर रही थी और राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने, जो खुद देशद्रोही का कार्य कर रहे हो वह दूसरों को देशद्रोही बता रहे हैं। यह तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन अब सरकार कौन बचाएगा, सवाल यहां आकर के खड़ा हो गया। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी खासा परेशान है। आप दर्शक लिख लीजिए, यह सरकार अब टिकने वाली ज्यादा दिन है नहीं, क्योंकि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चली है। और इतनी बुरी तरह यह सरकार फंसी हुई है चक्रव्यूह के अंदर, जो मोदी का खुद का गुना हुआ चक्रव्यूह है, और उसी चक्रव्यूह में महामानव फंस चुके हैं। अब बिल गेट्स भी भाग खड़ा हुआ भारत से, बुलाए थे बड़ी जोर शोर से, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को बलि का बकरा मोदी ने बना दिया बिल गेट्स का स्वागत करवा करके। अब जो थोड़ी बहुत सादगी चंद्रबाबू नायडू की बची हुई थी, जो समर्थन दे भी रहे थे, वह भी अब इतने नाराज हो गए चंद्रबाबू नायडू, इतनी उनकी चर्चाएं बिल गेट्स के स्वागत के बाद होने लगी कि चंद्रबाबू नायडू भी अब सोचने को मजबूर हो गए। लेकिन सोचिए, ऐसे ही में जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के नेता के साथ बंद कमरे में बैठक करने लगे, तो सरकार को कैसा लगेगा। जिसके दम पर महाराष्ट्र की सरकार है, वही दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ बैठक कर रही है। एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के साथ बैठक कर लिया बंद कमरे में, और बातें बड़ी सुखद रही। कहा जा रहा है कि सुखद बातचीत रही। और दूसरी चीज, सुमित्रा पवार ने अपने बेटों को भेज करके शरद पवार के साथ बैठक करा दी। और अब 26 तारीख को यह फैसला होगा कि दोनों एनसीपी एक हो जाए। शरद पवार ने शर्त रखी है, एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लेने के बाद ही, पहले समर्थन वापस लो, उसके बाद परिवार एक होंगे और पार्टी भी एक होगी। यानी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी दोनों भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने वाली है आने वाले वक्त में, जिसको लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो चला है। कुछ शर्तें, कुछ बातें वह आपस में बैठकर क्लियर करना चाहते हैं, जिसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यह सुनते ही मुंबई से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप सी परिस्थिति आ गई। अजीत पवार के निधन के बाद सुमित्रा पवार कब्जे में ले लेगी भाजपा, ऐसी सोच रही थी। इसीलिए अजीत पवार के निधन के बाद 48 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम का शपथ दिला दिया। 13वीं भी नहीं
बीती थी, शरद पवार नाराज हो गए। लेकिन अब वही सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनने के बाद तुरंत उनके ऊपर 25,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा दिया गया और ईडी सक्रिय हो गई। ऐसे में समझ गई सुनेत्रा पवार, लेकिन रोहित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के पैतरे को पलट दिया। रोहित पवार ने अजीत पवार के निधन पर, विमान क्रैश पर कई सारे ऐसे सवाल खड़ा कर दिए कि सरकार बुरी तरह से फंस गई। जिस फाइल की बात अजीत पवार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के घोटाले का फाइल हमारे पास है, उसके कई सारे तथ्य रोहित पवार ने खड़े करने शुरू कर दिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी हमलावर हो गई। पूरा विपक्ष एक सुर में जांच की मांग करने लगा। जब विमान का अंदर जो ब्लैक बॉक्स होता है, दोनों बॉक्स जब जले पाए गए, उस वक्त तो सही थे, बाद में कैसे जल गए, यह सवाल उठने लगा। सरकार फंस गई। तब सुनेत्रा पवार यह समझ गई कि हमारे पति के साथ कुछ तो साजिश हुई है। अब सुनेत्रा पवार शरद पवार की एनसीपी के नजदीक आ रही है, जो 26 फरवरी को बैठक में यह तय होगा। इसके बाद शरद पवार ने क्लियर कर ही दिया है कि एनडीए से पहले समर्थन वापस लो और एकनाथ शिंदे का राज ठाकरे के साथ बैठक, उद्धव ठाकरे के भाई के साथ। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट यह हो जाएगा कि महाराष्ट्र बीएमसी से लेकर के महाराष्ट्र सरकार तक संकट में आ जाएगी। लेकिन 8 सांसद भी नरेंद्र मोदी को झटका दे जाएंगे महाराष्ट्र के, जो शरद, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के मिला करके हैं। ऐसे में मोदी सरकार को घेर रही इंडिया गठबंधन जो सवालों के घेरे में खड़ी कर रखी है, मोदी सरकार खासे परेशान है। इंडिया गठबंधन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एनडीए गठबंधन जस के तस पर टिका हुआ है, लेकिन वह भी उसके साथ है, इस बात की गारंटी नहीं है। अब इंडिया गठबंधन जो 220 से 250 के आसपास पहुंचने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो रही है। 543 लोकसभा वाली सीटों वाले पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास 240 और एनडीए गठबंधन सरकार के पास 293। बाकी के या तो इंडिया गठबंधन के हैं या किसी भी गठबंधन में नहीं है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में नहीं है, वह कहीं ना कहीं इन मोदी सरकार की हरकतों को देख करके इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होने के लिए मजबूर हो गए। सरकार को लेकर के अब विश्वास प्रस्ताव आता है तो वह सरकार के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, या तो वॉकआउट कर जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में दे देंगे। वॉकआउट करेंगे तो भी वह फंसेंगे, क्योंकि देश संकट में है और देश को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए उनकी संख्या इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जब राहुल गांधी आक्रामक हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन का फर्ज बराबर निभा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के संकट और मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख किया और जनरल नरवणे की किताब जो छपी नहीं थी उसको जब कोट नहीं करने दिया गया, तो उन्होंने कारवां पत्रिका को कोट कर दिया और कारवां पत्रिका को नकार नहीं पाई सरकार, लेकिन चर्चा भी ओम बिरला ने नहीं करने दिया। ऐसे में एप्स्टीन फाइल पर उभरती तस्वीरें नरेंद्र मोदी सरकार को मुश्किल में डालती। जो हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हैं, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके ऊपर सवाल खड़े हुए, तो वह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को और फंसा दिए। उसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, 1-2 बार एप्स्टीन से मैं मिला हूं, 3 बार जीवन में 3 बार मिला हूं। लेकिन पवन खेड़ा ने सारी असलियत देश के सामने रख दी। मात्र 2014 के अंदर, 1 साल के अंदर, जब नरेंद्र मोदी शपथ ले लिए थे प्रधानमंत्री का, उसके बाद 2014 के अंदर हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से 9 बार मिले थे, तारीखों के साथ। कांग्रेस ने उसका सबूत देश के सामने रख दिया। 62 ईमेल उनके मिले हैं जो एप्स्टीन को किए गए हैं, आदान प्रदान हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार और हरदीप सिंह पुरी घिर गए। यहां तक कि डिजिटल इंडिया का जो देश को नहीं पता था, वह एप्स्टीन से बातें, उसकी चर्चाएं चल रही थी कि डिजिटल इंडिया ला रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इस देश को कौन सा धोखा देने की कोशिश की जा रही थी, और आज इस देश को क्या कौन सी धोखा देने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी ट्रेड डील,
करके। अमेरिकी ट्रेड डील इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाली है, क्योंकि अमेरिकी ट्रेड डील इस सरकार के लिए इतनी बड़ी संकट हो जाएगी कि 30 करोड़ इस देश की जनता ने 12 फरवरी को सड़क पर उतर करके यह दिखा दिया, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग सड़क पर उतरा कि हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और वह अब और सक्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ढिठाई पर उतारू है। ऐसे में यूजीसी का मामला, जो 10 मार्च को ही 9 मार्च को पार्लियामेंट शुरू होने के बाद 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, इसको लेकर के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो यूजीसी का समर्थन किया है, संवर ठाकुर ब्राह्मण जो हैं वह नाराज हो गए मोहन भागवत से, और मोहन भागवत का विरोध लखनऊ में हो गया और लखनऊ में काले झंडे भी दिखाए गए, यानी कि आरएसएस का भी नहीं चल पा रहा है। और मोदी का अलग अलग तरीके से आरएसएस समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता इतनी भड़क गई है कि इनकी बातों में अब नहीं आ रही है। ऐसे में शंकराचार्य भी अपने लोगों को लेकर के साधु संतों के साथ लखनऊ पहुंच रहे हैं। वह तो अब योगी को मठाधीश मानने से भी अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में शंकराचार्यों ने कहा कि या तो योगी को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या तो मठ का मठाधीश छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से फंस गए हैं। आरएसएस भी योगी के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का पाखंड देश के सामने आ गया। हिंदुत्व अब पूरी तरह से पीट गया है और देशभक्ति का जो नारा लगा रहे थे राहुल गांधी ने कचर दिया है इनकी उम्मीदों पर। देश के सामने जब भंडा फूट गया कि ना तो यह हिंदू हैं और ना ही यह देशभक्त हैं, क्योंकि इस बात से भी यह साबित होता है कि आरएसएस हमारे देश को आजाद होने के बाद 52 सालों तक अपने कार्यालय में झंडा इस देश का नहीं फहराया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो आरएसएस ने निमंत्रण दिया और अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकार कर दिया आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने से। यह कहा कि इस वक्त मैं आरएसएस का संघी नहीं, प्रचारक नहीं हूं और ना ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। इस वक्त मैं इस भारतवर्ष का प्रधानमंत्री हूं और जो हमारे देश का झंडा नहीं फहराता उसके यहां मैं नहीं जा सकता। 52 सालों के बाद आजादी के आरएसएस को मजबूर होना पड़ा हमारे देश का झंडा फहराने के लिए। वह आरएसएस देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है और उस आरएसएस के ढोंगी प्रचारक अब राष्ट्रभक्त का नारा लगाते हैं। आप दर्शक इसे समझ सकते हैं कि कितने बड़े यह राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से धमकी दी गई और बाकी 25 सांसदों को 24 घंटा के अंदर गोली मारने की धमकी दी गई, उसकी गिरफ्तारी आनन फानन में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है और करणी सेना ने भी पल्ला झाड़ लिया है जब थूकने लगे पूरे देश के लोग इन लोगों पर। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी जो पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पल्ला झाड़ नहीं पा रही है क्योंकि काला चेहरा सामने आ गया। वह व्यक्ति कह रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान के बाद उसका एक्शन हुआ है और वह 24 घंटे में गोली मारेगा घर में ढुक करके। उसकी गिरफ्तारी से जो पल्ला झाड़ रही है, दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का है कि झूठ पकड़ा जाता है और वह शख्स स्पीकर ओम बिरला के साथ कई तस्वीरें उसके उस जगह भी वह व्यक्ति मौजूद है जहां स्पीकर ओम बिरला खा रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला के पास एक सांसद और विधायक जहां नहीं पहुंच सकता, वहां वह आम व्यक्ति पहुंचा है जो 24 घंटे में गोली मारने की बात कह रहा है। ऐसे में मोदी सरकार पूरी तरह से घिर गई है। ऐसे में 3-4 बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आप दर्शकों को यह सुनाना चाहूंगा, पवन खेरा ने एक ट्वीट किया। पवन खेरा ने ट्वीट में अपने क्या कहा, आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिए। यह पवन खेरा का ट्वीट है, आप दर्शक देख सकते हैं। पवन खेरा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री है। गोडसे ने ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी थी। अब आगे पवन खेरा लिखते हैं, तथा कथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी को 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग थलग पड़ी घटना नहीं है, यह एक सुनियोजित कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। पहले करण रिजिजू
किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला और देश को गुमराह किया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में ओम बिरला का अपमान किया, जबकि उपलब्ध वीडियो फुटेज इस दावे का खंडन करती है, जिसमें ऐसा कोई अपमान दिखाई नहीं देता, बल्कि उस दौरान स्पीकर को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। फिर भाजपा सांसदों ने विभिन्न मंचों पर लगभग एक जैसी पंक्ति दोहरानी शुरू कर दी कि राहुल गांधी भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह विपक्ष को बदनाम करने की राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, विशेषकर राहुल जी के खिलाफ हिंसा को वैध ठहराने का एक सुनियोजित अभियान है। कट्टरपंथी इसी तरह काम करता है। वे एक झूठ गढ़ते हैं, उसे बार बार दोहरा कर फैलाते हैं, उसे राजनीतिक वैधता का आवरण देते हैं और तब तक प्रसारित करते हैं जब तक उनके समर्थक घृणा और हिंसक के लिए उकसाए न जाए। तब भी गोडसे बनाया गया था, आज फिर एक और गोडसे को तैयार किया जा रहा है। और इसी के साथ मात्र 48 सेकंड का वीडियो आप दर्शक सिर्फ सुनिए, आवाज सुनिए कि वह व्यक्ति कहता क्या है। आप दर्शक चौंक जाएंगे। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा के ओम बिरला से जो गाली गलौज करी, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई और सांसदों के घर में उसके हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर ये घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुसकर गोली मार रही है और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी की हम गोलियां मारेंगे करके ये राष्ट्रीय नागरिक और संपादित प्रवक्ता करने चला गया बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अब आप दर्शक यह देख सकते हैं, इस व्यक्ति की अब गिरफ्तारी हुई है। आप दर्शक इस व्यक्ति का एक तस्वीर भी देख लीजिए, यह तस्वीरें इस व्यक्ति की। अब यह व्यक्ति इस तरह का नफरत वाला भाषा बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। आनंद फानन में इसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या रंग लाएगी यह वक्त बताएगा। लेकिन हम अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि मोदी बिरला ने यह जो धमकी दिलाई है, इनका पुजारी है यह व्यक्ति। यह क्यों हुआ? क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग 9 मार्च को होनी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करे तो 9 तारीख को चर्चा भी करनी पड़ेगी, वोटिंग भी। ऐसे में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार अगर नाराज चल रहे हैं और सरकार से कुछ न कुछ रास्ते अलग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है वोटिंग पर। क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के बचाए रखने के लिए 272 वोटों की जरूरत है और सरकार को भी बचाए रखने के लिए 272। अगर 272 वोट ओम बिरला को नहीं पड़ते हैं तो ओम बिरला को इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार को भी विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, फिर चर्चा और वोटिंग होगा, यानी कि एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, दूसरा पहलू कि भारतीय जनता पार्टी या तो 9 तारीख के पहले स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा ले ले। जब से अविश्वास प्रस्ताव आया है या इस पर बातचीत शुरू हुई है, सवाल खड़े हुए हैं, स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, सदन में आने से डर रहे हैं। लेकिन सदन में आने से डर सिर्फ ओम बिरला को ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह चेहरा दिखाने के लायक नहीं बेचे, इनका भंडा फोड़ हो गया, सब भाग रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्वीकार कर लिए कि हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से मिले हैं, अब तार बहुत दूर तलक चल गई, सीधा मोदी तक कनेक्शन इसका आ रहा है। कांग्रेस बार बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। सरकार भाग रही है लेकिन भाग नहीं पा रही है। क्यों? कि कांग्रेस इसे भागने नहीं दे रही है। वह तथ्य उसमें ढूंढ कर और सबूतों के साथ लेकर के आ रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार चेहरा दिखाने लायक नहीं बच रही है। लेकिन दूसरी तरफ बिल गेट्स भारत छोड़ के भाग गया, देश से भाग गया, जो आज एआई समिट में भाषण देने वाला था, नहीं दिया, चला गया।
नरेंद्र मोदी ने क्या सोच करके बिल गेट्स को बुलाया था, जबकि एप्स्टीन फाइल का दरिंदा है वह व्यक्ति, और उस दरिंदे का स्वागत करा करके चंद्रबाबू नायडू को कहीं ना कहीं मोदी ने और भी नाराज कर लिया। अब चंद्रबाबू नायडू की जो नाराजगी है मोदी सरकार से, वह समर्थन वापसी तक जा सकती है। इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 240 सीटों पर है और 272 बहुमत का आंकड़ा है। जैसा मैंने संबोधन में कहा कि कांग्रेस का पलड़ा और इंडिया गठबंधन का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है। विपक्ष की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सत्तारूढ़ दल की संख्या घटने की संभावनाएं जा रही है, उसके ऊपर बढ़ने के अनुमान नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार घर वापसी कर लेते हैं तो 8 सांसद इनके 293 में कम हो जाएंगे, 16 चंद्रबाबू नायडू के हैं। सरकार गिराने के लिए चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की बस जरूरत है, लेकिन सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जरूरत है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को अब नायडू, नीतीश, शिंदे से ही उम्मीद टिकी हुई है। क्या आने वाले वक्त में 9 तारीख के बाद जब पार्लियामेंट शुरू होगा, 9 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक पार्लियामेंट चलेगा, क्या इस बीच नीतीश, नायडू, शिंदे बाय बाय कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को, या फिर सरकार को बचा ले जाएंगे? सरकार तो संकट में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है, जैसे ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, लेकिन ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लेकर के इंडिया गठबंधन आ रहा है 200 प्लस सांसदों के हस्ताक्षर से, जिसे ना नहीं कर पाएगी पार्लियामेंट, उसे स्वीकार करना पड़ेगा और चर्चा कराना पड़ेगा। हर एक परतें पार्लियामेंट में खुलती हुई नजर आ रही है। जिस चर्चा से भारतीय जनता पार्टी भाग रही थी, उसी पर चर्चा करने के लिए मजबूर होती जा रही है। यह भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, कि हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू और राजनाथ सिंह का इस्तीफा हो सकता है 9 मार्च के पहले, जिसमें स्पीकर ओम बिरला भी शामिल होंगे। इन 4 लोगों के इस्तीफे की बात कही जा रही है। मैं नहीं जानता, क्योंकि इसके सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन यह चर्चा का विषय बन गया है कि हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू, स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि राज्यसभा के जरिए नितिन नवीन, जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, उन्हें भी राज्यसभा में लाने का कोशिश किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी भाजपा से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब नरेंद्र मोदी की जो उल्टी गिनती शुरू हो चली है, जो बातें कही जा रही है कि अब मोदी की 100% विदाई तय है, विदाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां बड़ी की है। AI समिट के जरिए देश को थुकवा दिया है, थू 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 हो रही है, जगहसाई हो रही है विश्व के अंदर, नौटंकी का भंडाफोड़ हो गया है। तस्वीर खिंचाने और रील बनाने के चक्कर में पूरे देश पर नाम डुबो दिया है नरेंद्र मोदी ने। फिर भी मेरा भारत महान है, यह कहते हैं कि मेरा भारत महान तो है, लेकिन सरकार महापापी नजर आ रही है, क्योंकि बार बार हमारे देश को तार तार करने की कोशिश यह सरकार कर रही है। हकीकत यह है कि इस सरकार की ना तो कोई सोच है, ना कोई समझ है, ना कोई अकल है, बल्कि एक ही उद्देश्य है, सत्ता को बचाए रखना। और 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने मात्र यही काम किया कि सत्ता कैसे बची रहे, चुनाव कैसा जीता जाए, एक एक राज्य कब्जे में कैसे आ जाए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज को खत्म कर दिया, बेरोजगार कर दिया, इस देश को कंगाल कर दिया। ऐसे में अब मोदी सरकार फेल हो गई है, यह कहा जा रहा है, यह साबित होता जा रहा है। लेकिन बस अब सरकार बचाने की एक जो आखिरी कोशिश इस सरकार की चल रही है, क्या उसमें कामयाब हो जाएगी? इसको लेकर के 2-3 पहलू आप दर्शकों को समझने बहुत जरूरी है। पहला यह कि UGC 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है और उसी के आसपास अमेरिकी ट्रेड डील का हस्ताक्षर होना है। अब नरेंद्र मोदी जाएंगे अमेरिका हस्ताक्षर करने, या ट्रंप किसी को भेजेंगे
हस्ताक्षर कराने के लिए, यह देखना महत्वपूर्ण है। अभी तक जो फ्रेम बना हुआ है अमेरिकी ट्रेड डील का, हमारी सरकार ने समझौता कर लिया है और नरेंद्र मोदी के गुजारिश पर ट्रंप ने यह ट्रेड डील की है। या मैं नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, आधिकारिक तौर पर कही है, मीडिया में छपी है, ब्रेकिंग में अमेरिका में चली है, द वाशिंगटन पोस्ट ने यह छापी है और खुद कृषि मंत्री अमेरिका के, उन्होंने व्हाइट हाउस में इस पर बयान दिया है। यानी कि हमारे देश इससे नकार नहीं सकता। यानी कि जो फ्रेम बना है और जो रिकॉर्ड में आ चुका है उसी पर हस्ताक्षर होने हैं, तो उसका विरोध हमारे देश की जनता ने 12 फरवरी को 30 करोड़ जनता ने सड़क पर उतर करके कहा था। अलग अलग किसान संगठनों ने भी इस पर टिप्पणी की है, चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कदम पीछे नहीं खींचा तो फिर आंदोलन के लिए तैयार रहे। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा, जो 503 किसान संगठनों का एक मोर्चा 13 महीने तक आंदोलित था दिल्ली के अन्य अन्य बॉर्डरों पर, उसने भी अल्टीमेटम दे दिया है। राहुल गांधी के साथ 17 किसान संगठनों ने पार्लियामेंट के अंदर बैठक की और देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन का आगाज करने की बात कही। उन किसान संगठनों ने मांग की राहुल गांधी से कि इंडिया गठबंधन का एक कार्यक्रम किया जाए, एक सम्मेलन बुलाया जाए और उसमें किसान संगठनों को बुलाया जाए और एक महापंचायत किया जाए। महापंचायत करके देश के अन्य अन्य शहरों में एक साथ उतरने की रणनीति पर काम हो। अगर ऐसा हो गया तो सोचिए कि क्या होगा। अन्ना हजारे के एक प्लांटेड कार्यक्रम ने जो आंदोलन अन्ना हजारे का हुआ था, इसलिए वह सफल हुआ था क्योंकि निर्भया कांड हुआ था। इसमें आरएसएस और कुछ विदेशी ताकतों ने अपनी हवा भर दी और सत्ता पलट गया मनमोहन सिंह का। प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बहुत गलती हो गई कि मनमोहन सिंह सरकार को आंदोलन के जरिए गिरा दिया गया। वह भी अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल थे, लेकिन उनका कहना था नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पार्टी है और अब एक चुनौती बन गई है। उन्होंने देश से माफी मांगी। अब आप सोच सकते हैं कि कितना प्लांट किया गया था मनमोहन सिंह को हटाने के लिए, और इस सरकार के खिलाफ तो खुलेआम देश की जनता सड़कों पर आने को तैयार है और आई हुई है। तो सोचिए, यूजीसी और किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की ताकत और विपक्षी पार्टियों की ताकत जब एक होगी तो यह सरकार कहीं नजर नहीं आएगी, कहीं बिल में ठूकी नजर आएगी आने वाले वक्त में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मोदी से समर्थन वापस और एनडीए गठबंधन छोड़ने पर नीतीश नायडू शिंदे कर रहे हैं विचार। अगर नीतीश नायडू शिंदे ने समर्थन वापस ले लिया तो मोदी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढहा करके गिर जाएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाला वक्त इस सरकार के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन उससे ज्यादा इस देश के लिए चुनौती है। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी सरकार को भी झेलना पड़ रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दांव पर लगा रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।